प्रक्रिया निश्चित समयावधि में स्वचालित टिप्पणी का प्रावधान, ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने हेतु समय सारणी एवं ग्रेडिंग टिप्पणी से संबंधित दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। तो यहाँ पर ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें दो आदेशों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक तो 5/6/2008 का और दूसरा 30/3/2022 का जो आदेश है, इनके अनुक्रम में ये आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों, ये सभी आदेश आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप सभी प्रकार के जो आदेश हैं, 5/6/2008 का, 30/3/2022 का और ये आज का जो आदेश है 22 अप्रैल 2022 का, इन आदेशों की PDF आप वहां पर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं इसमें किस प्रकार से अपने को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिवेदित द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा निर्धारित चैनल अनुसार बिना किसी अधिकारी की ग्रेडिंग टिप्पणी अंकित किए हुए स्वचालित या ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली द्वारा अप्रूव होकर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर पिछले 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग के आधार पर, यानी किसी अधिकारी के बिना किसी टिप्पणी या ग्रेडिंग अंकित किए हुए उच्च अधिकारी को यदि ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है, प्रशासनिक विभाग को प्राप्त हो जाता है, तो इसमें किस प्रकार से ग्रेडिंग दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग समान होने पर गत वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। यदि पिछले 3 वर्षों की ग्रेडिंग है वो एक समान है और इस बार ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली के द्वारा अगर बिना ग्रेडिंग के ही ACR फॉरवर्ड हो जाता है, तो पिछले 3 वर्ष की जो ग्रेडिंग है वही ग्रेडिंग मानी जाएगी। उसके बाद देखिए, आप गत 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग में भिन्नता होने पर यदि किन्हीं 2 वर्षों की ग्रेडिंग समान है, तो उन 2 वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। तो इस प्रकार यदि 3 सालों की जो ग्रेडिंग है उसमें भिन्नता है, तो 2 साल की यदि समान है तो वो ग्रेडिंग इस वर्ष से मानी जाएगी। यदि गत 3 वर्षों में ग्रेडिंग भिन्न है, तो उक्त 3 वर्षों में से उच्चतम प्राप्त ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। यानी इनमें अगर अंतर है तीनों में, तो अधिकतम जो ग्रेडिंग रिपोर्टी को प्राप्त हुई है पिछले 3 वर्षों में, वो ग्रेडिंग इस साल मानी जाएगी। आगे देखिए आप, यदि अनुदेश क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, जो आदेश है 5/6/2008 के बिंदु संख्या 20(1)(2) के कारणों से गत 3 वर्षों में किसी वर्ष या वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है, तो तदनुसार क्रमशः पिछले वर्षों की ACR को सम्मिलित कर 3 वर्ष की गणना की जाएगी। यानी गत 3 वर्ष जो कंटिन्यू हैं, उनमें से किसी की जो ACR है वो उपलब्ध नहीं है, तो उससे पीछे के साल की ACR लेते हुए लास्ट के जो 3 ACR हैं उनको सम्मिलित करते हुए ग्रेडिंग की गणना है वो की जाएगी। उसके आगे यदि हम देखें, तो यदि सेवाकाल 3 वर्ष से कम होने के कारण 3 वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध वर्षों की ग्रेडिंग में से उच्चतम ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। तो यदि 3 साल से कम सेवाकाल है, तो जितनी भी ACR अवेलेबल हैं पिछले वर्षों की, उनमें जो उच्चतम ग्रेड है वो यहाँ पर मानी जाएगी। दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिवेदित रिपोर्टी द्वारा ऑनलाइन प्रतिवेदन निश्चित समयावधि में नहीं भरने पर तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित चैनल अनुसार हायरार्की बनाकर ब्लैंक ACR ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली से प्रतिवेदक अधिकारी को भेजी जाएगी। यानी किसी एम्प्लॉय के द्वारा निर्धारित समयावधि में ACR फिल नहीं की जाती है, तो प्रशासनिक विभाग है वो ऑटोमेटिक हायरार्की बनाकर ब्लैंक ACR है वो प्रतिवेदक अधिकारी को फॉरवर्ड करेगा। और उसमें फिर जो सिस्टम रहेगा, पहला है निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग प्राप्त होने पर प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी में से उच्चतर अधिकारी द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग को ही प्रतिवेदन की अंतिम ग्रेडिंग माना जाएगा। यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं ग्रेडिंग प्रदान करने वाले, उनमें जो उच्चतर अधिकारी होगा वो जो ग्रेडिंग देगा वो उस प्रतिवेदन की जो अंतिम ग्रेड है वो मानी जाएगी। उसके बाद देखिए आप, निर्धारित चैनल अनुसार अधिकारी, प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग नहीं किए जाने पर ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल होकर प्रशासनिक विभाग को मिलने वाली ACR को नोट रिसीव्ड माना जाएगा। यानी अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि प्रशासनिक विभाग के द्वारा ब्लैंक ACR हायरार्की डिसाइड करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को भेजी जाती है और चैनल के अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी है वो किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं करते हैं, तो उस कार्मिक की ACR को रिसीव्ड नहीं माना जाएगा, अप्राप्त माना जाएगा। उसके बाद देखिए आप, ऑनलाइन हायरार्की बनाने के पश्चात हायरार्की कन्फर्म APR कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग कार्मिक के विभाग, प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाएगी। हायरार्की बनाने के बाद में जो कार्मिक का प्रशासनिक विभाग है, उस विभाग के द्वारा ही जो APR कंट्रोलिंग है और मैनेजिंग है वो पूरा काम है वो किया जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है, प्रतिवेदित
अधिकारी को प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकन करने या नहीं करने की स्थिति में 15 दिवस पश्चात टिप्पणी से सहमत मानते हुए प्रशासनिक विभाग को ऑटो फॉरवर्ड या अप्रूवल के लिए प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी प्रकार की टिप्पणी है वो नहीं की जाती है तो 15 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिक आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन नहीं भरने पर कार्मिक विभाग के अनुदेश क्रमांक जो 5/6/2008 का आदेश है उसके बिंदु संख्या 12(6) को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति के बारे में उक्त वर्ष में वार्षिक कार्य मूल्यांकन बाबत किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी इस आदेश के अनुसार जो 12(6) बिंदु है उसको छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में एपीआर के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन है वो स्वीकार नहीं होगा। ये जो आदेश है 5/6/2008 का, इसको आप पहले भी मैं बोल चुका हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें जो 12(6) बिंदु है वो कौन सा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो थी कुछ दिशा निर्देश जो एपीआर के संबंध में जो रिपोर्टी है या रिपोर्टिंग ऑफिसर है या जो स्वीकारकर्ता अधिकारी है, विविंग ऑफिसर है, इनके लिए दिए गए थे। अब अपने देखते हैं जो समय सारणी दी गई है कर्मचारियों के लिए एपीआर भरने की, वो किस प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित समयावधि में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने हेतु समय सारणी निम्न प्रकार है। सबसे पहला जो कॉलम है इसमें वह मामले का प्रवर्ग, किस प्रकार का मामला है या किस प्रकार का अधिकारी है। दूसरा है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा। उसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणियां ग्रेडिंग करने की समय सारणी, समीक्षक अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग करने की समय सारणी, स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग करने की समय सारणी। तो इस प्रकार से 5 कॉलम इसमें बनाए गए हैं। पहला कॉलम जो श्रेणी डिसाइड करेगा, दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय के लिए उसको कब तक ये ऑनलाइन करनी है, तीसरा जो कॉलम है प्रतिवेदक अधिकारी का है, उसको जो टिप्पणी करनी है उसका समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। चौथा कॉलम अपने समीक्षक अधिकारी के लिए निर्धारित किया गया है, टिप्पणी करने के लिए कितना समय रहेगा वो इसमें दिया गया है। और पांचवा जो कॉलम है वो स्वीकारकर्ता अधिकारी के द्वारा किस टाइम तक टिप्पणी करना अनिवार्य है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखें वर्ष के अंत में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा। यहाँ पर जो समय सीमा दी गई है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की वो दी गई है, ये सभी कर्मचारियों के लिए है जो नॉर्मल कार्मिक हैं उनके लिए। आगे कुछ कैटेगरी और दी गई हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो समय सीमा है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। यानी एम्प्लॉय जो हैं उनको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपनी जो एपीएआर है उसको ऑनलाइन करना है। उसके बाद में प्रतिवेदक अधिकारी जो है उसको 1 मई से 31 मई तक अपनी जो टिप्पणी है या ग्रेडिंग है वो अंकित करनी है और उसको आगे फॉरवर्ड करना है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी बिना किसी टिप्पणी या ग्रेडिंग के। उसके बाद समीक्षक अधिकारी के द्वारा 1 जून से 30 जून तक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। फिर स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिए ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से ये अपनी समय सारणी रहेगी जिसमें अपने को 30 अप्रैल तक ये एपीएआर है ये अपने को ऑनलाइन करनी अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, प्रतिवेदक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की स्थिति में यदि किसी कार्मिक के प्रतिवेदक अधिकारी जिनको वो प्रतिवेदक नियुक्त करता है वो यदि सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इसके लिए किस प्रकार की कंडीशन रहेगी। तो उसमें सबसे पहले देखिए आप, उस माह में जिसमें प्रतिवेदक अधिकारी की सेवानिवृत्ति होनी है, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का जो समय है वो यदि उसका प्रतिवेदक अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो उस अधिकारी की सेवानिवृत्ति होनी है उस माह के अंदर ये अपने को ऑनलाइन करनी होगी। उसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व यानी जो टिप्पणी और ग्रेडिंग अंकित करनी है वो जो प्रतिवेदक अधिकारी है अपना वो सेवानिवृत्त हो रहा है उससे पूर्व उसको वो ग्रेडिंग और टिप्पणी अंकित करनी होगी। इसके बाद में समीक्षक अधिकारी के लिए प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिवस के अंदर, अगर प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उसके 30 दिन के अंदर ये जो समीक्षक अधिकारी है उसको कार्य करना होगा। इसी प्रकार स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिए भी 30 दिन का समय रखा गया है। आगे हम देखेंगे प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानांतरण होने की स्थिति में, तो ये भी सेम कंडीशन रहेगी, जो सेवानिवृत्ति की कंडीशन है वो ही यहाँ पर स्थानांतरण की रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी के कार्यमुक्त होने के साथ ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद में प्रतिवेदक अधिकारी के लिए यहाँ पर प्रतिवेदन प्राप्त होने के 30 दिन का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है, समीक्षक अधिकारी द्वारा भी 30 दिन का और प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिवस यानी स्वीकारकर्ता के लिए भी 30 दिन का यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है।
उसके बाद यदि हम देखें प्रतिवेदित के स्थानांतरण होने की स्थिति में, यदि किसी कार्मिक का स्थानांतरण हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कार्य मुक्त होने के साथ ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। और प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा जो टिप्पणी और ग्रेडिंग की जाएगी वो जो फॉर्म प्राप्त हो जाता है एपीएआर का उसके 30 दिन के अंदर ये करना अनिवार्य होगा। इसीलिए इसी प्रकार से समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिए भी 30 दिन का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये समय सारणी दी गई है। अब यदि हम बात करें शिक्षा विभाग के कार्मिकों की, तो यहाँ पर देखिए आप शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के प्रतिवेदनों की समय सारणी। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए जो वर्ग रखा गया है वो शिक्षा विभाग में प्रतिवेदनों की समय सारणी रखा गया है। और यहाँ पर जो समय निर्धारित किया गया है कार्मिक के लिए जो एपीआर ऑनलाइन करने का समय है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का रखा गया है। और प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा टिप्पणी या ग्रेडिंग करने का जो समय है वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक रखा गया है। समीक्षक अधिकारी के द्वारा जो टिप्पणी करने का या ग्रेडिंग देने का समय है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक रखा गया है। और स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग या टिप्पणी देने का जो समय है वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रखा गया है। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरने का समय है। प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक टिप्पणी और ग्रेडिंग अंकित करना है। समीक्षक अधिकारी है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक टिप्पणी और ग्रेडिंग अंकित करेगा। और स्वीकारकर्ता अधिकारी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है टिप्पणी और ग्रेडिंग अंकित करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रतिवेदनों की समय सारणी। जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं अपने डीओ वगैरह उनके लिए जो सारणी दी गई है वो इस प्रकार से है। जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रतिवेदनों में जिला कलेक्टर की टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करने की समय सारणी। जो प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रखी गई है। यानी फॉर्म भरने की जो समय सीमा है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी। उसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसकी ग्रेडिंग और टिप्पणी अंकित करने की जो समय सीमा है वो 1 मई से 31 मई तक रहेगी। जिला कलेक्टर द्वारा टिप्पणी या ग्रेडिंग करने की जो समय सीमा है वो 1 जून से 30 जून तक रखी गई है। उसके बाद समीक्षक अधिकारी द्वारा टिप्पणी अगस्त से 31 अगस्त तक रखी गई है। तो इस प्रकार दोस्तों सभी के लिए समय सारणी जारी की गई है जिसमें अपने यदि बात करें विशेष रूप